में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे समास, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर समास करा दीजिए, है ना। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन आर क्लासेस पर। आज हम सब समास की बात करेंगे। इससे पहले समास का वीडियो पार्ट 1 में हम सब बात किए थे कि समास क्या होता है, समास में कौन कौन से पद इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारी चर्चा हम सब बात कर लिए थे। और समास कितना प्रकार का होता है, हम सब ये सारी बातें कर लिए थे। आज हमें पढ़ना है समास का जो छो प्रकार होता है, वो छोबों को बारी बारी से आज हम सब पढ़ेंगे। तो समझते हैं समास का जो प्रकार छा होता है। इसमें हम सब आज सबसे पहले बात करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम सब बात करेंगे कौन समास, द्वंद्व समास। ये पहला जो है द्वंद्व समास की बात करेंगे हम सब। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से उदाहरण होते हैं, हम सब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समास द्वंद्व समास होगा। तो आज हम सब ये सारी बात करेंगे। द्वंद्व समास कहता है, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या कहता है कि वैसा समास जिसका दोनों पद, हम सब पार्ट 1 में बात कर लिए थे कि समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द, समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। तो यदि वहाँ जाकर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पे जाकर वीडियो को देखें। आज समास में क्या, द्वंद्व समास क्या कहता है, वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं उससे द्वंद्व समास कहा जाता है। ये तो परिभाषा है इसका द्वंद्व समास का, लेकिन हम सब जब सवाल आएगा तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समास द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो परिभाषा की बात कर लें तो क्या कहता है, वैसा समास जिसका दोनों पद का मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, है ना। पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये तो परिभाषा है कि वैसा समास जिसका दोनों पद, है ना, जिसका दोनों पद का मतलब क्या किया, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये तो परिभाषा द्वंद्व समास का, लेकिन जब सवाल आएगा तब उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन द्वंद्व समास है। जो द्वंद्व समास को पहचानने के लिए कुछ बात को आपको याद रखना होगा। तो आज देखते हैं द्वंद्व समास को कैसे पहचानते हैं और कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा समास द्वंद्व समास होना चाहिए। यदि परिभाषा के आधार पर समास देखेंगे तो सिर्फ हमें परिभाषा याद रहेगा, लेकिन हम सब जब एग्जाम में सवाल आएंगे तो हम सब सही तरीके से द्वंद्व समास को पहचान नहीं पाएंगे। हमें समझ में नहीं आएगा वहाँ पर कौन सा दोनों पद प्रधान है, कैसे प्रधान होता है, वो देखिए। तो कुछ इसके नियम होते हैं, कुछ इसका कॉन्सेप्ट होता है जो हम सब ये बात करेंगे कि परिभाषा के आधार पर है कि वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन दोनों पद, जो उत्तर पद और पूर्व पद होता है, वो प्रधान कैसे होता है। तो प्रधान होने का एक तरीका क्या है कि आप कैसे पहचानेंगे कि द्वंद्व समास है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल क्या है, माता पिता। माता पिता क्या है, द्वंद्व समास है ना। जैसे लोटा डोरी, जो ये सब क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। और यदि बात करें द्वंद्व समास का तो कितना बच्चे क्या करते हैं कि दोनों पद के बीच, यानी पूर्व पद, जिसको बोलते हैं पूर्व
पद और इसको बोलते हैं उत्तर पद। द्वंद्व समास में लोग क्या करते हैं या कितना बच्चा क्या करता है कि द्वंद्व समास के बीच में जो योजक चिन्ह होता है ना, हमसे इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। ये आपका क्या है, योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि दोनों समास में जो उत्तर पद और पूर्व पद होता है उसके बीच क्या देखते हैं, वो योजक चिन्ह देखते हैं, और तब जाकर वो क्या लगाते हैं, द्वंद्व समास, है ना। तो योजक चिन्ह से केवल नहीं काम चलने वाला है कि जिस समास में यानी उत्तर पद और पूर्व पद के बीच यदि योजक चिन्ह होता है तो वही सिर्फ द्वंद्व समास होता है, ऐसा नहीं है। देखिए कैसे पहचानेंगे कि कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास क्या कहता है, वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास को पहचानने का क्या नियम है कि द्वंद्व समास का दोनों पद उत्तर पद और पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है, पहला तो विलोम होगा, विलोम का मतलब उल्टा, विलोम होता है या पूरक होता है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है ना। द्वंद्व समास को पहचानने के लिए क्या होता है कि द्वंद्व समास का पूर्व पद और उत्तर पद जो होते हैं या तो दोनों विलोम होगा या दोनों पूरक होगा। अब विलोम कैसे और पूरक कैसे वो देखिए, जैसे हम पर यदि विलोम की बात कर लें कि द्वंद्व समास में जो शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है उसका पूर्व पद और उत्तर पद विलोम कैसे होगा। तो एक सवाल लेते हैं, क्या एक समास है लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ का विलोम क्या होता है, हानि। तो जब है ना द्वंद्व समास में क्या है कि उसका पूर्व पद और उत्तर पद विलोम होता है तो वह सभी समास द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि है ना, लाभ का विलोम हानि और हानि का विलोम लाभ, तो जो लाभ हानि जो समास हो क्या होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। जैसे ले लिए क्या, दिन रात, दिन रात, एक दूसरे का ये दोनों क्या है, विलोम है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, आपस में विलोम है। तो इस प्रकार से आप द्वंद्व समास पहचान सकते हैं कि जिसका पूर्व पद और उत्तर पद विलोम होता है तो वह क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि इसका दोनों पद क्या है, प्रधान होता है। प्रधान पहचानने का है ना, प्रधान पहचानने का यही तरीका है कि जिसका दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद विलोम होता है वो आपका क्या है, द्वंद्व समास है। ये तो विलोम की बात हो गई। अब यदि पूरक की बात करें तो पूरक का मतलब क्या है, पूरक का मतलब क्या है कि जिसका पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे से संबंध रखता है। यदि उत्तर पद या पूरक पद में से किसी एक पद को हटा दें तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, वही पूरक शब्द कहलाता है। तो द्वंद्व समास को पकड़ने का यह तरीका है कि जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन प्रधान कब होगा, उसका दोनों पद या तो विलोम होगा या उसका दोनों पद क्या होगा, पूरक होगा, है ना। इस प्रकार से हम सब क्या करेंगे, द्वंद्व समास को पहचानेंगे। ये तो अभी हुआ विलोम की बात। अब कर लेते हैं पूरक। जैसे एक एग्जाम्पल क्या है, दाल रोटी, दाल रोटी, यदि इसका पूर्व पद या उत्तर पद में से कोई एक पद हटा दिया जाए तो इसका है ना एक पद का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इस प्रकार से पूरक शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा डोरी, लोटा डोरी, जिसमें क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास का उदाहरण हम सब पहचान सकते हैं। कितना क्या करते हैं कि समास में है ना दोनों पद के बीच ये योजक चिन्ह देखते हैं। तो हम बताइए कि जब इस प्रकार से आप समास पढ़ते हैं कि यदि जिस समास के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है वह द्वंद्व समास होता है। तो एक सवाल है, देवासुर, देवासुर, बताइए देवासुर किस समास का उदाहरण होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसके बीच में तो दोनों पदों के बीच कोई योजक चिन्ह नहीं है। तो फिर देवासुर कौन समास होना चाहिए, है ना। तो देवासुर क्या होगा, द्वंद्व समास। क्यों, क्योंकि देव का विलोम क्या, असुर, देवासुर यानी देव असुर एक दूसरे का क्या है, विलोम है।
तो इस प्रकार से आप टिक लगा सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं द्वंद्व समास का। देवासुर, लोढ़ा डोरी, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, सीताराम, गौरी शंकर, है ना। इस प्रकार से द्वंद्व समास के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो अब द्वंद्व समास के बाद हम सब बात करेंगे द्विगु समास। दूसरा क्या पढ़ना है हम सबको? पढ़ेंगे दूसरा द्विगु समास के बारे में कि द्विगु समास क्या कहता है। चलिए, दो द्विगु समास। अब ये जानते हैं कि द्विगु समास की परिभाषा क्या कहता है। द्विगु समास कहता है वैसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, है ना। वैसा समास जिसका पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब ये तो इसकी परिभाषा हो गया कि वैसा समास जिसका पूर्व पद, मतलब बोल सकते क्या, पहला पद, जिसका पूर्व पद संख्यावाची है ना, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। तो ये परिभाषा है द्विगु समास का। वैसा समास जिसका पूर्व पद या पहला पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात कर लें तो देखिए क्या क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं क्या, पंचवटी। पंचवटी देखिए, तो पंचवटी का जो पूर्व पद है, पंचवटी, पंच इसका पूर्व पद है, वटी इसका उत्तर पद है। हम सब पार्ट 1 में बताए थे कि कैसे पूर्व पद जानते हैं, कैसे उत्तर पद जानते हैं। क्योंकि जब हम समास जो ढेर है ना, समास क्या है बताए थे। समास क्या है कि समास एक संक्षेपीकरण का नियम है। समास एक शब्द निर्माण करने की विधि है। जब ढेर सारे शब्द को मिलाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे समास कहते हैं। जब वह है ना, जब ढेर सारे शब्द को मिलाने से जब एक नए शब्द का निर्माण होता है तो इसे क्या कहते हैं? हम सब उसे समस्त पद कहते हैं। और जब समस्त पद को उच्चारण करते हैं तो कहीं से कहीं वो क्या होता है? खंड होता है। और जहाँ से वो खंड होता है उसका पहले वाला पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ पर है पंचवटी, पंच इसका पूर्व पद होगा और वटी इसका क्या है? उत्तर पद है। तो देखिए, तो इसका परिभाषा क्या कहता है? वैसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। एग्जाम्पल, पंचवटी है। पंच का मतलब 5, वटी का मतलब वन, 5 पेड़ों का समूह, वो पंचवटी है। तो इसका पहला शब्द क्या है? संख्यावाची है। तो जिसका पूर्व पद, वैसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होगा तो वह सभी आपका द्विगु समास होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पंचवटी जैसे, और देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए, है ना। जैसे नवग्रह, नवग्रह मतलब 9 ग्रह बोलने से क्या हो रहा है? 9 अलग, ग्रह अलग। तो 9 इसका क्या है? पूर्व पद है और ग्रह इसका उत्तर पद है। तो 9 जो है क्या है? संख्यावाची है, इसीलिए 9 ग्रह क्या होगा? द्विगु समास होगा। जैसे ये आपका क्या है? द्विगु समास। और देख लीजिए, चौराहा, चौराहा मतलब क्या? 4 राहों का समूह। तो चौ मतलब 4, राह मतलब रास्ता। तो इसका पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है। तो जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं? हम सब द्विगु समास कहते हैं। जैसे षटकोण, षटकोण, षट का मतलब 6, कोण का मतलब कोण, जिसका क्या हो? 6 कोण हो। तो षट भी क्या है? संख्यावाची है। तो जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। और एग्जाम्पल हो सकते हैं त्रिभुवनम, पंचवटी, है ना, चतुर्दशी, शताब्दी, है ना,
ये सब क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम सब बात करेंगे तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।